पशु परिचर परीक्षा 2024 का पेपर 1 दिसंबर 2024 को जो आपके फर्स्ट फार्मिंग पेपर हुआ था सुबह के टाइम पे, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और आने वाले जिनके पेपर बाकी हैं 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को, वो इस पार्ट को ज़रूर देख के जाना। आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से जो और बढ़ जाएंगे, ये अपने यहाँ पे गारंटी, क्योंकि इसी पार्ट पे से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो वो पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है आपकी कक्षा 9 की विज्ञान का जो लास्ट वाला पार्ट है, 12वां पार्ट। तो वहाँ 12वें पार्ट में से प्रश्न आपके हूबहू वहाँ से उठा के पूछे गए। आपको विश्वास नहीं हो तो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना और ये पता कर लेना कि ये प्रश्न है जो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और जिनके भी आंसर मिलान करना है तो वो भी देख सकते हैं 1 दिसंबर वाले, क्योंकि इसमें आपको ऑथेंटिक आंसर मिलने वाले हैं। कई आंसर की मैं देखा होगा क्वेश्चन के आंसर क्या है और आपको बताया अलग जा रहा है। तो अपन आपकी जो ऑथेंटिक किताब है, एनसीईआरटी किताब है, उसके आधार पे अपन सही आंसर इसमें बताने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 दिसंबर 2024 को सुबह के पारी में कि इनमें से कौन सी है जो अलवणीय जल की मछली नहीं है। तो इनमें से कौन सी अलवणीय जल की मछली नहीं है, मतलब कौन सी है जो वो अलवणीय जल में नहीं पाई जाती हैं। तो कॉमन कॉर्प अलवणीय जल में पाई जाती हैं, रोहू अलवणीय जल में पाई जाती है, कतला भी अलवणीय जल में, लेकिन ये जो हिल्सा है वो आपके ये अलवणीय जल की मछली है। इसका उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कहाँ से लिया गया क्वेश्चन। ये आपके सामने कक्षा 9 की विज्ञान का 12वां पार्ट है, खाद्य पदार्थों में सुरक्षा। ये 12वां पार्ट है और यहीं से ये पूरा जो आपका जो इस प्रथम शिफ्ट में तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 12 से 15 प्रश्न आपको इस पार्ट से देखने को मिलेंगे। तो यहीं से प्रश्न जो हूबहू बने हैं और लगातार जो बैक टू बैक 2-2 क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें पूछे गए हैं। जैसे इसमें पूछा गया था कि कौन सी जो अलवणीय जल की मछली नहीं है। आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं, कटला, ये रोहू और ये कॉमन कॉर्प, ये सभी अलवणीय जल की मछलियाँ हैं। अलवणीय जल का मतलब यहाँ पे जो मीठा पानी होता है उसकी मछली है ये, तो मीठे पानी में ये मछलियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न बना है और इसका जो हिल्सा नाम दिया था वो हिल्सा मछली जो है वो लवणीय जल की मछली है। तो इसमें ये आपके जो नाम दे रखा है इसी में से प्रश्न बना है ये। अब आगे आने वाले जो प्रश्न है उसमें आपका ऑप्शन में सिल्वर क्रॉप मिल सकता है और ग्रास कार्प मिल सकता है। प्रश्न आपके ये भी मिल सकता है, आ सकता है कि इसमें जो ये ग्रास कॉर्प है ये क्या खाती हैं, ये अपने भोजन में क्या खाती है। तो ये खरपतवार खाती है, याद रखें। ग्रास कॉर्प जो मछली है ये खरपतवार खाती हैं। कटला मछली भोजन जो प्राप्त करती है वो तालाब के ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करती हैं। और ये मृगल और ये जो मृगल और जो दूसरी एक मछली है जिसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मृगल और कॉमन कॉर्प। मृगल और कॉमन कॉर्प जो मछली हैं वो तालाब की तली से भोजन प्राप्त करती हैं। लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे। ये ग्रास कॉर्प खरपतवार खाती हैं, याद रखें। तो यहीं से प्रश्न आपके हूबहू यहाँ से मिलने वाले हैं। रोहू मछली जो है वो तालाब के मध्य भाग से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हिल्सा। तो जो सही आंसर है वो आपको वही लगाना है ताकि आपका जो प्रश्न है वो डाउटफुल नहीं हो। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। सारे क्वेश्चन जो अपन इसमें है वो देखने वाले हैं जहाँ से प्रश्न आपके आने वाले पेपर में ज़रूर बनेंगे और बार बार ये जो क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से बार बार बनने वाले हैं। एक प्रश्न ये था कि इनमें से कौन सी, ये वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है। इसमें आपके लाल सिंधी, जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉलिस्टीन फ्राइसियन और थारपारकर था। तो इसमें ये जो 2 नस्लें हैं लाल सिंधी और थारपारकर ये देसी नस्लें हैं, जबकि जर्सी, ब्राउन स्विस और जो हॉलिस्टीन है ये आपकी विदेशी नस्लों की आपके गायों की नस्लें हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर जो इसमें बी, डी और ई दे रखा है वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी, डी और ई वाला। ये क्वेश्चन भी उसी पार्ट से पूछा गया है। तो ये यहाँ से पूछा गया प्रश्न है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लंबे समय तक दुग्ध संवर्धन करने के लिए विदेशी नस्ल, जिसमें आपके जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। और देसी नस्ल की कौन सी है? तो देसी नस्ल की है रेड सिंधी और साहिवाल, ये दोनों ही आपके ऑप्शन में है। जर्सी, स्विस, ब्राउन भी है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से उठा के दिया गया है। फिर आपका इसमें से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो आपके हो गया 1 दिसंबर वालों का। अगली जो शिफ्ट है जिनके पेपर बाकी है उनके प्रश्न यहाँ से बनेगा। एक तो गाय का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, बॉस इंडिकस कहते हैं। एक भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो देख लेते हैं। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बोस बुवेलिस, ठीक है, बोस बुवेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और ये गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन सी जो उत्तर भारत में रबी की फसल है। क्वेश्चन आसान है लेकिन जो बना है वो उसी 12वें पार्ट से बना है। तो ये आपके उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। तो
देखो सरसों तो रबी की है, चना भी रबी की है, गेहूँ भी रबी की है, तीनों एक ही सीज़न में बोई जाती हैं। मक्का अलग सीज़न की फसल है, ये आपके खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो ये आपके देखने को मिलेगा उसी पार्ट में। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल का जो प्रश्न है वो इस पार्ट से यहाँ से दिया गया है। ये ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, और ये जून से अक्टूबर महीने तक होती हैं। कुछ फसलें जो शीत महीने में होती हैं, जैसे नवंबर से अप्रैल तक, उनको अपन रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? धान है, ठीक है। देखो ये खरीफ की फसल है, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में मक्का था, तो मक्का ये आपके खरीफ की फसल है। जबकि गेहूँ, चना, मटर और सरसों, ये गेहूँ, चना और सरसों वहाँ पे ऑप्शन में था, और ये मक्का ऑप्शन में था। तो ये क्वेश्चन इस 2 लाइनों से यहाँ पे बना के दिया गया है। अगला प्रश्न आपके हो सकता है कि अलसी किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, या फिर आपको अरहर का पूछा जा सकता है, मूंग उड़द का पूछा जा सकता है। तो आप इनमें देख लें, जो धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये रबी की फसलें हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका इसी के नीचे यहाँ पे बना सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कि सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में कितने गुने की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन हूबहू हो सकता है। जबकि अन्न की पैदावार में कितना गुना वृद्धि हुई है? तो ये 4 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है। ये 25% और 4 गुना आप यहाँ पे याद रखें। एक क्वेश्चन ये था कि कुक्कुट पक्षी पिंजर सिस्टम में पालने के क्या क्या लाभ हैं? तो ये प्रश्न भी आपको उसी में से देखने को मिलेगा कि कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम से पालने के क्या क्या लाभ हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वो स्वच्छ अंडों का उत्पादन, परजीवी से रोगों का नियंत्रण और उपयुक्त वातन की सुनिश्चितता, यानी कि आपके बी, सी और डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी, सी और डी वाला इसमें करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम किन प्रचलों पर केंद्रित हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन था चूजों की संख्या और गुणवत्ता, उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता, उच्च देखभाल की आवश्यकता और अंडे देने वाले पक्षियों के आकार में वृद्धि। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी तो सही है, लेकिन ये सी और डी इसमें गलत है। तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर ये ए ऑप्शन में दे रखा है, केवल ए और बी। अगर आपने ये सी डी वाला भी किया है तो ये आपके गलत है, इसमें ये ए बी डी नहीं होगा, ये केवल ए और बी ही होगा। आइए देख लेते हैं इसको कहाँ से उठा के दिया है। तो कुक्कुट पालन वाला ये दे रखा है उसी पार्ट में, खाद्य संसाधनों का सुधार वाला पार्ट है, और इसमें आपको ये दे रखा है यहाँ पे ये नीचे वाला है ना, ये दे रखा है ये कि निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्म बनाने के लिए देसी एसिल ये और विदेशी लेग हॉर्न, या ये भी याद रखें कि नई किस्म बनाने के लिए किसका संकरण किया जाता है? तो देसी नस्ल में तो एसिल का, और विदेशी नस्ल में लेग हॉर्न नस्ल का संकरण कराया जाता है। जिससे क्या होता है, एक तो चूजों की संख्या और गुणवत्ता में, देखो यहाँ पे हूबहू लाइन टू लाइन उठा के दिया है। दूसरा है छोटे कद के ब्रोलर, माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन के हेतु बढ़ाना। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था कि आकार में वृद्धि वाला, तो ये वाला इसमें गलत है। इसमें आकार में वृद्धि नहीं करनी है, आकार में कमी करनी है। जो बड़े कद वाले हैं इनसे छोटे कद वाले को बनाना है। तो एक तो ये वाला, एक आपका इसमें ऊपर और दे रखा है इसमें ये, जिसमें गर्मी के अनुकूल और उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता, ये भी दे रखा है। देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, उसमें दे रखा है अधिक खर्च की आवश्यकता। तो ये वाला उसमें आपके सही है, और ये चौथा वाला इसमें जो दे रखा वो अधिक करके इसको गलत कर दिया है। तो ये वाला दोनों आपके ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन इसमें गलत है। इस कारण से ये छोटे, उसके आकार में वृद्धि नहीं होगी, आकार में कमी करनी है यहाँ पे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से उठा के दिए गए हैं। आपके आने वाले प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो अंडा देने के लिए किस प्रकार की मुर्गी का पालन किया जाता है? तो अंडों के लिए जो मुर्गी का पालन किया जाता है उस मुर्गी का नाम है आपके लेयर मुर्गी। क्या नाम है? लेयर मुर्गी। और मांस के लिए जिस मुर्गी का पाला जाता है उसको ब्रोलर मुर्गी कहा जाता है। तो यहाँ पे इनके ये फोटो भी दे रखे हैं यहाँ पे, एसिल मुर्गी और लेग हॉर्न, इनका संकरण कराया जाता है। जिससे क्या होता है, नई जो मुर्गी की नई नस्लें वो विकसित की जाती हैं। इससे ये क्यों की जाती हैं? तो ये अंडे और कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन यहाँ से 100% और आने वाले पेपर में ज़रूर बनेगा। और क्या प्रश्न बन सकता है? तो और क्वेश्चन आपका इसमें ये बनेगा कि जो ब्रोलर मुर्गी होती हैं उसका आहार में किसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए? तो ब्रोलर मुर्गी के आहार में एक तो प्रोटीन की और एक वसा की मात्रा वो ज़्यादा होनी चाहिए।
और कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता होनी चाहिए, तो विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता ज़्यादा रखनी चाहिए। ये 100% आपके प्रश्न इस लाइन से यहाँ पे आने वाले शिफ्ट में पेपर यहाँ से ज़रूर बनेगा। ये जो प्रश्न था, कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने का क्या लाभ है, तो इसमें आपकी ये था स्वच्छ अंडों का उत्पादन, परजीवी रोगों का नियंत्रण और उपयुक्त वातन की सुनिश्चितता। अधिक संख्या में पक्षियों का पालन ये इसमें नहीं है। तो ये आपके यहाँ से पूछा गया है। मुर्गी पालन के लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत आवास को उचित ताप और स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। साथ ही रोगों और पीड़कों का नियंत्रण और उनसे बचाव करना भी शामिल है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन आपके उठा के दिया गया है। नेक्स्ट फिर आपके इनमें से कौन से पदार्थ का जो है वो कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो सड़े हुए खाद्य पदार्थों का, तेल पेंट का, फल और सब्जियों के छिलके का, गोबर अपशिष्ट का। तो ये ऑप्शन बी को छोड़ के सभी का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें सड़े हुए खाद्य पदार्थ का सही है कर सकते हैं, और फल और सब्जियों का भी और गोबर अपशिष्ट का भी। लेकिन जो पेंट और तेल है इसका उपयोग खाद बनाने में नहीं किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट वाला भी जो प्रश्न है वो आपके कक्षा 9 के विज्ञान के उसी 12वें पाठ में दे रखा है। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का जो मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के छिलके एवं कचरा, और इसके अलावा जानवरों का प्रतिरक्षित चारा, घरेलू कचरा, सीवरेज कचरा और फेंके हुए खरपतवार को गड्ढों में विलगित किया जाता है। बस यहीं से क्वेश्चन आपके वहाँ पे उठा के दिया है। वो तेल और पेंट वाला इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ से उठा के दे दिया है। फिर आपके एक क्वेश्चन था ये, इनमें से कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल है, तो देशज नस्ल का आपको इसमें अच्छा नस्ल नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा इसमें, वापस देख लें इसको, नहीं है। तो थारपारकर ये आपकी देशज है, साहिवाल भी देशज है और लाल सिंधी भी देशज है। लेकिन ये जर्सी जो है विदेशी है, ऊपर भी आया था ये जर्सी होल्स्टीन, तो ये आपकी विदेशी नस्ल है जर्सी, नाम से पता लग रहा है वैसे, लेकिन ये भी आपके उसी पार्ट से पूछा गया है। ये यहाँ से पूछा गया है। ये देसी नस्ल की जो नस्लें हैं वो आपके लाल सिंधी, रेड सिंधी और रेड सिंधी, लाल सिंधी एक ही बात है, ये साहिवाल हैं जैसा कि आपको फोटो में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके जो इसमें जर्सी है और ब्राउन स्विस हैं, ये आपके विदेशी नस्लों के उदाहरण हैं। तो यहीं से ये क्वेश्चन आपके यहाँ से उठा के दे दिए, भारतीय नस्ल और विदेशी नस्लों में। तो इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, इसमें जो जर्सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके एक प्रश्न ये था कि खेती का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुओं का पालन एक ही स्थान पर किया जाता है क्या कहलाता है, मिश्रित फसल, फसल चक्रण, जैविक खेती, मिश्रित खेती। तो इसका जो उत्तर है वो आपके मिश्रित खेती है। इसको मिश्रित कृषि भी कहते हैं, इसको मिश्रित कृषि भी कहते हैं, मिश्रित खेती भी कहते हैं, एक ही बात है खेती और कृषि। तो ये क्वेश्चन भी आपके इसी पार्ट से पूछा गया है। तो इसी पार्ट के पीछे जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उसमें दे रखा है कि एक विशेष फार्म जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली खेती की जाती है उसको मिश्रित खेती तंत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से उठा के दे दिए हैं। मिश्रित फसल में क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, इसको अपन मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं। और अंतरा फसल क्या होता है, अंतरा फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक कतार पैटर्न में उगाया जाता है। और फसल चक्र क्या होता है, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में लगाए तो उसको अपन फसल चक्र कहते हैं। बाकी जैविक कृषि भी आपने पढ़ाई है, ये इसी पार्ट से प्रश्न ये पूछा गया है। फिर आपके एक और प्रश्न था ये, दो एक प्रश्न एक जैसे थे ये, कि किस पशु उत्पाद में वसा की जो प्रतिशत है वो अधिकतम होता है, पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत अधिकतम होता है, तो मछली में, अंडे में, गाय के दूध में और मांस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी से होगा, अंडा। अब कई सारे जो कोचिंग वाले हैं वो अपने अनुसार अपना आंसर बता रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, अंडा होगा। अंडे में वसा का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक होता है। तो ये टेबल दे रखी है कक्षा 9 की किताब में आपके यहाँ पे, और इसी में से आपके जो दो प्रश्न बनाए थे, एक तो वसा का बनाया था, एक प्रोटीन का बनाया था। अधिकतम जो वसा होती है देख सकते हैं आप, इसमें अधिकतम वसा अंडे में होती है, ठीक है, और जिसमें ये 12% दे रखा है। और न्यूनतम वसा पूछें तो न्यूनतम वसा मछली में होती है 2.5%, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ये बना था। तो इसमें अधिकतम वसा पूछे तो आपके इसमें अंडे में होगा, और न्यूनतम वसा पूछें तो न्यूनतम वसा है इसमें आपके मछली में। क्वेश्चन बनेगा आने वाले शिफ्ट में, इसी टेबल से क्वेश्चन बनेगा, तो आप ज़रूर देखिए जाए इसको। और अधिकतम प्रोटीन पूछें तो देखो अधिकतम प्रोटीन जो है वो 21% है,
और 21% किस में है, 21% होगा अपने मांस में। और न्यूनतम प्रोटीन पूछें तो न्यूनतम प्रोटीन देखो गाय के दूध में होगा, और यही ऑप्शन आपके उसमें दे रखे हैं, गाय का दूध। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से बना के दिए, ये गाय का दूध वाला, अंडा, मांस और मछली वाला, ये देख सकते हैं आप, यहीं से प्रश्न ये उठा के दे दिया है, वसा और प्रोटीन वाला। आने वाले पेपर में आप शक्कर का याद रखें, जो शक्कर का प्रतिशत है अधिकतम वो इसमें गाय के दूध में होता है शर्करा का, जबकि इसमें मांस, मछली और अंडे में न्यूनतम होता है। खनिज की बात करें तो अधिकतम जो खनिज होता है वो मछली में होता है, और न्यूनतम खनिज गाय के दूध में होता है। जल की बात करें तो अधिकतम जो जल है वो गाय के दूध में होता है, और न्यूनतम जल जो है वो अंडे में है। फिर बात कर लेते हैं विटामिन की, तो गाय के दूध में विटामिन जो सी है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी और विटामिन ए नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। विशेष तौर पे ए और सी का ध्यान रखना, ये सी नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत ए और के बाकी पाए जाते होंगे, लेकिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। फिर आपके अंडे में विटामिन बी और डी पाया जाता है, और मांस में भी बी और डी, और मछली में डी और ए पाया जाता है। मांस में बी ये 2 और B12 पाया जाता है, कोबाल्ट वाला। तो ये वाला आपने देख लिया होगा कि किस पशु में वसा का प्रतिशत अधिकतम है। तो वसा अधिकतम किस में पाई जाती है, वसा जो अधिकतम पाई जाती है वो अंडे में पाई जाती हैं। और उसका अगला ही प्रश्न उसमें ये दे रखा है कि किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम है। तो प्रोटीन का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो गाय के दूध में, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, मछली, अंडा और गाय का दूध है ना, ये सेम टू सेम वहाँ से उठा के दे दिया है। तो दोनों ही प्रश्न आपके इसमें एक में देखो सर्वाधिक वसा अंडे में होती है, और न्यूनतम जो प्रोटीन होता है वो गाय के दूध में होता है। अब आपने कहीं गलत देखा हो उत्तर तो आप इसको सही कर लें और अपना आंसर की सही जाँच कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपके उसमें अगला क्वेश्चन जो बना ये मिश्रित खेती वाला तो देख ही लिया इसमें अपने, इसका जो आंसर वो आपकी मिश्रित खेती, ये भी उसी पार्ट का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी एक पार्ट से केवल इसमें आपके 12वां पार्ट ये, और 10 प्रश्न एक पेपर में पूछे गए। एक पेपर में एक पार्ट से 10 प्रश्न एक ही पार्ट से बनना कितनी बड़ी बात है, जबकि ये आपके बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली NCERT की किताबें हैं, और ये आपके यहाँ से प्रश्न हूबहू उठा के दिया गए हैं। तो बहुत ही आप ये वाली चीज़ें अगर आप जो हज़ारों रुपए खर्च करके भी आप जो कोचिंग करेंगे, टेस्ट चीज़ों में लगाएंगे, फिर भी आपको ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी NCERT किताब से ये आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये तो केवल एक पार्ट की हमने चर्चा की, अगले बाकी के प्रश्न की भी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका जो कक्षा 9 की विज्ञान का 12वां पार्ट था। अब अपन और कक्षा 10 की किताब देख लेते हैं। आपके प्रश्न आया था धातु अधातु वाला, तो वो देख लेते हैं। एक प्रश्न आपके ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं। तो इनमें से जो आपकी एक तो हवा से भरा गुब्बारा हवा में जल के ऊपर तैरता है, सोडियम भी जल के ऊपर तैरता है, और पोटेशियम भी जल के ऊपर तैरता है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व है बहुत कम होता है, इस कारण ये जो जल के ऊपर तैरते हैं। और हवा का गुब्बारा तो वैसे ही जल के ऊपर तैरेगा। और थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि सोने की अंगूठी भारी होती है, डूब जाती है, स्टील का चम्मच भी डूब जाता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें आपके पानी के ऊपर तैरेगी। तो इसका उत्तर A, B और C हो जाएगा, A, B और C। ये क्वेश्चन किस पार्ट से पूछा गया है, आइए अपन आपको बता देते हैं। तो ये आपके सामने कक्षा 10 की विज्ञान का ये जो पार्ट नंबर 3 है, ये कक्षा 10 की विज्ञान का जो तीसरा पार्ट है, जिसका मैंने आपको एक अलग वीडियो भी बना रखा है, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। तो वो धातु अधातु वाला जो है वो अपन देख लेते हैं कि कौन सा जो आपके प्रश्न वो जो पानी के ऊपर तैरते हैं वो प्रश्न आपके कहाँ से पूछा गया है। तो ये यहाँ से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि क्षारीय धातु जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको अपन चाकू से भी काट सकते हैं, और इनका गलनांक और इनका जो क्वथनांक है वो कम होता है। जिनका क्वथनांक कम होता है और जिनका ये घनत्व कम होता है, वो जो धातु है वो पानी के ऊपर तैरती हैं। तो इस कारण से ये जो घनत्व कम होने के कारण ये पानी के ऊपर तैरती हैं। तो इसका जो प्रश्न आपसे यहाँ से उठा के ये दिया गया है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली पे रखने पे पिघल जाती है, तो वो गैलियम और सीजियम है। आयोडीन वगैरह वो भी है। तो आपके इसी ये जो 4-5 लाइनें दे रखी हैं, इसी में से आपका और भी क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो इसका जो आंसर आपके हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। खाने के डिब्बे जो कैन है इस पर जिंक के स्थान पर टीन की परत होती है, क्यों, कारण बताना है। हूबहू क्वेश्चन, आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं इसमें, ये आपके उसी पार्ट से जो पीछे के प्रश्न जो दे रखे उसमें से उठा के दिया है। तो जिंक जो है वो टीन से अधिक क्रियाशील होने के कारण जो खाने के जो डिब्बे होते हैं उनको जिंक के स्थान पे टीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये टीन कम क्रियाशील है और जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। इसके कारण जो जिंक है वो क्रिया कर लेता है खाद्य पदार्थों से, इसके कारण
जिंक के स्थान पे अपन टीन का प्रयोग करते हैं। ये वही आपके पार्ट है, तीसरा पार्ट है कक्षा 10 के विज्ञान का, जिसमें दे रखा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। सेम टू सेम क्वेश्चन है। टीन ज़्यादा महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है और टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो ये जिंक कम क्रियाशील तो नहीं होता है, ये जो जिंक है वो टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इस कारण इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ये सही है। तो यहाँ से प्रश्न उठा के आपको ये हूबहू यहाँ से उठा के दे दिया है। अगला जो प्रश्न है कि अधातुओं की विशेषताओं के बारे में आपको असत्य कथन बताना है। तो इसमें यह है कि अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ये सही बात है। इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है, तो अधातुएं सारी की सारी इसमें आपके भंगुर होती हैं, तन्य नहीं होती, तो ये आपके गलत है। इसमें ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट मुलायम होता है, जबकि सबसे कठोर अधातु ये हीरा इसमें आपके आता है, तो ये भी आपके इसमें गलत है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये बिल्कुल सही बात है, ब्रोमीन द्रव अधातु है। आयोडीन एक चमकीली अधातु, ये भी सही है। और इनमें से ही आपका जो प्रश्न वापस से जो रिपीट होने के पूरे चांस हैं। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें पहला और डी और ई सही है और बी और सी इसमें गलत है। तो बी और सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी और सी वाला इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। तो अधातु पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये आपके कहाँ लिखा हुआ है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं के तीसरे पार्ट में कि अधातु जो है वो आपके ये अधातु है, इसमें ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है और इसके ब्रोमीन जो है इसके अलावा या तो अधातुएं ठोस हैं या फिर गैस हैं। इसका मतलब ये है कि अधातुएं द्रव में भी होती हैं, अधातुएं ठोस अवस्था में भी होती है और अधातुएं गैस अवस्था में भी होती हैं, यानी कि पदार्थ की तीनों अवस्था में ये होती हैं। फिर आपके एक प्रश्न ये था इसमें ऑप्शन कि आयोडीन अधातु चमकीला है, ठीक है, अधातु होते हुए भी चमकीला है, तो ये आयोडीन चमकीली अधातु है, तो ये बिल्कुल इसमें सही है। फिर बात कर लेते हैं, तो अधातुएं कमरे के जो ताप पर जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और फिर बात कर लेते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन जो है एक ऐसे अधातु है जो चमकीली होती हैं, तो आयोडीन अधातु चमकीली है। इसके अलावा जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है, उसमें दे रखा था कि मुलायम होता है, वो गलत है। और ग्रेफाइट जो है वो मुलायम होता है और ये इसमें दे रखा था कठोर होता है, तो वो दोनों इसमें गलत है। तो अपना जो आंसर वो यहाँ से उठा के इन्होंने प्रश्न इसको छाप दिया है। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक धातु नहीं है, यानी कि 3 तो धातु और 1 अधातु हैं। तो मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस और मरकरी। तो ये जो पारा होता है मरकरी, ये तो धातु होता है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म द्रव अवस्था में पाया जाता है। मैग्नीशियम और सोडियम ये आपके धातु है। ये फास्फोरस जो है वो आपके अधातु का उदाहरण है, तो ये आपके अधातु इसमें फास्फोरस होगा। इसमें से जो सोडियम है ये मुलायम होता है, इसको चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा ये घनत्व कम होता है और इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो ये भी यहीं से क्वेश्चन बना है। मरकरी जो है वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और इसके अलावा आपका जो सोडियम है वो भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सभी आपके धातुओं के उदाहरण हैं। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिनी ओर और दाहिना भाग बाईं ओर दिखाई देता है, क्या कहलाता है? तो ये भी कक्षा 10 के विज्ञान का ही पार्ट है, प्रकाश वाला पार्ट, उसमें से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर वो आपके पार्श्व परावर्तन होगा, ठीक है। जो लेटरल रिफ्लेक्शन होता है इसको अपन कहते हैं। जैसे एम्बुलेंस में जो नाम उल्टा लिखा होता है AMBULANCE, ये जो लिखा हुआ है ये इसी कारण ये उल्टा लिखा होता है, ताकि पार्श्व परावर्तन के कारण ये दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे। तो ये पार्श्व परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। एम्बुलेंस का जो नाम उल्टा लिखा होता है वो पार्श्व परावर्तन के कारण जो आगे की गाड़ी में वो सीधा दिखाई देता है। तो ये कक्षा 10 की नवा पाठ है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का दर्पण के सामने रखा गया है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। तो यह दर्पण कैसा है? तो ऐसा है जो समतल दर्पण के अंतर्गत होता है। वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब, आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा दर्पण के पीछे जितनी की जो वस्तु है वो दर्पण से आगे रखी हुई है। तो लाइन टू लाइन प्रश्न यहाँ से बनाइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब की साइज़ वस्तु की साइज़ के बराबर होती है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने जो बिंब रखा होता है।
इसके अलावा जो प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, पार्श्व परावर्तन अभी जो ऊपर वाला प्रश्न आया था उसमें चर्चा की थी कि दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। जैसे ये कोई है, इसके ये दायां भाग है और बायां भाग है। जब ये कांच में दिखेगा तो उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, ये बायां भाग दाईं ओर दिखेगा और बायां भाग दाईं ओर दिखेगा। तो ये पार्श्व परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है उसका गलत चयन करना है। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है, अभी ऊपर चर्चा की थी सेम, आभासी होता है और सीधा और पार्श्व उत्क्रमित होता है, यानी कि पार्श्व परावर्तन बनता है। लेकिन समतल दर्पण में कभी भी जो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा ये आभासी बनता है और उल्टा बनता है। इसमें आभासी और सीधा और पार्श्व उल्टा बनता है, यानी कि बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर, इस प्रकार से ये पार्श्व उल्टा और आभासी और हमेशा सीधा बनता है, कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा इसमें। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरणों को हो ये बिखेरने का कार्य करता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये आपके सामने, ये तो है आपके पहला जो ऑप्शन है वो तो है अवतल दर्पण, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का कार्य करता है, अभिनंदन करता है, अभिसारित करता है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणों को वापस बिखेरने का कार्य करता है। तो ये अपसारी हो जाएगा, अपसारी, और ये उत्तल दर्पण है वो हो जाएगा आपका, ये अवतल दर्पण हो जाएगा आपका अभिसारी। तो ये दोनों ही याद रखें, उत्तल दर्पण अपसारी होता है और अवतल दर्पण अभिसारी होता है। फिर आपकी किताब मेंडल के नियम पर आधारित प्रश्न था, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी आपकी क्लास 10th की किताब में दे रखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये पार्ट थे आपके आनुवंशिकता का, और आनुवंशिकता का जो संबंध है वो ग्रेगर जॉन मेंडल से हैं, और ये वंशागति के नियम दिए थे, मेंडल नहीं दिए थे। ये भी प्रश्न आपके पूछा गया था कि मेंडल ने जो कौन सा वंशागति का नियम नहीं दिया था। एक प्रश्न यह था कि आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो 3 नियम दिए थे वंशागति के नियम, और वो नियम अपने को यहाँ पर दे रखें। इनमें से आपकी जो प्रश्न एक पूछा गया था कि कौन कौन से नियम है जो वंशागति के नियम से संबंधित हैं। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, प्रभाविता का नियम, और ये सभी जो नियम में आपके इसमें दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। एक ये आनुवंशिकता का जनक का पूछा था, तो आनुवंशिकी का जनक जो है वो जी.जे. मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक प्रश्न पेपर में ये था कि बुग्याल क्या है, तो ये जो प्रश्न है वो ये की पार्ट से, इस पार्ट से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो पार्ट भी अपन देख लेते हैं। बुग्याल क्या है, तो बुग्याल जो होते हैं वो उच्च पर्वतों के विस्तृत जो सादुल क्षेत्र हैं, घास के मैदान है ये, तो उच्च पर्वतों पहाड़ों पर जो घास के मैदान होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। तो ये कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का ये किताब है, कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान है ये, और इसका एक पार्ट है आधुनिक विश्व के चरवाहे, जो कि एक पूरा टॉपिक है, सिलेबस में दे रखा है। यहाँ से सारे प्रश्न जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो आपका गद्दी वाला हो प्रश्न, या फिर आपके गढ़वाल वाला हो, बुग्याल वाला हो, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बुग्याल क्या होता है, तो बुग्याल की जो परिभाषा आपको यहाँ पे दे रखी है, ये वाली परिभाषा। बुग्याल क्या होता है, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होते हैं, उसको अपन बुग्याल कहते हैं। ऑप्शन में आपका गढ़वाल, कुमाऊँ, कश्मीर, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बाबर होते हैं, जो सूखे जंगल होते हैं उनको अपन बाबर कहते हैं। कुमाऊँ और गढ़वाल के जो गुजर चरवाहे सर्दियों में बाबर के सूखे जंगलों की तरफ, और गर्मियों में ऊपर घास के मैदानों बुग्यालों की तरफ चले जाते हैं। तो ये घास के मैदान है बुग्याल। फिर एक प्रश्न था कि मारू राय का पशुचारकों का आशय उन राय का समूह है जो निम्नलिखित को पालते हैं। तो जो बकरियों को पालते हैं, मवेशियों को, ऊँटों को, भेड़ों को, तो जो ऊँटों को पालते हैं उनको मारू राय का कहा जाता है। तो ये मारू रायका का इसमें फ़ोटो दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन ये हूबहू उठा के दिया है। अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक, ये राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है, और इस इलाके में ऊँट पालकों को मारू रायका और इनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। ठीक है, डंडी इनकी बस्ती को कहा जाता है, ये जो बस्ती इसको डंडी कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन इसमें ज़रूर बनेगा आने वाले पेपर्स में। तो ऊँट पालक जो है वो मारू रायका है रेगिस्तान में, इसलिए इनको मारू रायका कहा जाता है। फिर आपके एक और प्रश्न था ये कि गद्दी गडेरिया का संबंध किससे है, तो गद्दी गडेरिया कहाँ पाए जाते हैं,
ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए इसको भी अपन देख लेते हैं। तो ये मैप दे रखा है इसी पार्ट में, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखेगा जम्मू एंड कश्मीर में आपको गुजर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश में दिखेगा आपको ये गद्दी, और फिर ये बाकी का जो इलाका है यहाँ पे ये राजस्थान में मिलेगा आपको रायका, और कच्छ के रण में मलदारी, और यहाँ पे मिलेंगे आपको बंजारे मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको धनगर। तो ये जो नाम है आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। जबकि उत्तराखंड में जो मिलेगा वो भोटिया गुर्जर मिलेंगे। तो ये इस पार्ट से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में मोनप्पा पाया जाता है, मोनप्पा। जबकि और नीचे जाएंगे तो ये कर्नाटक में यहाँ पर आपको इसमें जो देखने को मिलेगा ये कुरुमा, कुरुबा, और ये देखने को आपको मिलेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें ये वाला कि कौन सा राजस्थान में पशु चारण समुदाय हैं। तो रायका, धनगर, गुजर बकरवाल और गद्दी गडरिये। तो रायका जो है इसका सही आंसर है। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, और गद्दी गडरिये ये हिमाचल प्रदेश में, और ये जो धनगर हैं वो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। फिर आपका वही प्रश्न वापस रिपीट हुआ था ये कि इनमें से कौन मिलान करना है। तो गुजर बकरवाल, गद्दी गडरिये, तो गुजर बकरवाल जो है आपके जम्मू कश्मीर के, और धनगर जो हैं वो अपने महाराष्ट्र के हैं, और गद्दी गडरिये हिमाचल प्रदेश में, और रायका है राजस्थान में। उसी पार्ट से देखो सेम टू सेम क्वेश्चन वापस रिपीट इस प्रकार से हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न है पूरी एनसीईआरटी बेस जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसके जो किताबों के पार्ट हैं उसमें से उठा के हुबहू एक एक पार्ट से कम 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन उठा के हुबहू वहाँ से दिए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे की शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका स्कोर कितना हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको इसी प्रकार की और वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।